आज के इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में, भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में और मूल्यांकन विधियों के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है। कहीं पर जो भाषा है मातृभाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं सांस्कृतिक भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं भारतीय संघ की भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, तो कहीं भाषा विदेशी भाषा के रूप में सिखाई जा रही है, कहीं प्रथम भाषा के रूप में, कहीं द्वितीय भाषा के रूप में, कहीं राजभाषा के रूप में, कहीं राष्ट्रभाषा के रूप में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर भाषा का अलग अलग महत्व है और जो भाषा है अलग अलग रूपों में सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। भाषा ही विभिन्न विषयों के अध्ययन एवं अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे आप साइंस की बात करो, विज्ञान की बात करो, सामाजिक विज्ञान की बात करो, गणित की बात करो, हर विषय के अध्ययन और अध्यापन का साधन क्या है? भाषा। भाषा के माध्यम से ही शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो जब हम अध्ययन और अध्यापन की बात कर रहे हैं तो ये जो प्रक्रिया है ये भी संभव नहीं हो पाएगी। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषयों को हम भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो देखिए, माध्यमिक स्तर का मतलब है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर पर अगर हम भाषा शिक्षण के महत्व की बात करें तो विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस स्तर पर धीरे धीरे अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक बच्चे पढ़ना लिखना बोलना सुनना सीखते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा जब कक्षा 6 में आते हैं तो खुद से स्वाध्याय, खुद से पढ़ने, अभी तक क्या था प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन इस स्तर पे आते आते बच्चे खुद से चीजों को पढ़ते हैं। मौन वाचन मतलब मन में पढ़ना। तो इस प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास होता है। विद्यार्थी जब व्याकरण सीखते हैं, ठीक है, विद्यार्थी जब मुहावरे सीखते हैं, लोकोक्ति सीखते हैं, तो इससे क्या है कि विद्यार्थियों में भाषा का जो सौंदर्य भावना है, चाहे हम अलंकार की बात करें समास की बात करें, तो इससे क्या है कि जो सौंदर्य भावना का है विकास होता है। जो विद्यार्थी है भाषा के जो तत्व हैं, जो भाषा के जो सुंदर शब्द हैं उसको जानते हैं सीखते हैं। तो इससे क्या है कि भाषा के प्रति चाहे हम कविता की बात करें, कहानी की बात करें, उनमें आए शब्दों की बात करें, किरदारों की बात करें, तो विद्यार्थियों में भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों में भाषा को लिखने पढ़ने बोलने और समझने की क्षमता का विकास होता है। सस्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास होता है। सस्वर मतलब विद्यार्थी कविता को अच्छे तरीके से अ, स्वर में, लय में, ताल में कविता को पढ़ते हैं। आदर्श वाचन की बात करें तो विद्यार्थी कहानी है, जो गद्य हिस्सा है, ठीक है, तो गद्य को सही तरीके से उसका वाचन करते हैं, उचित उच्चारण के साथ उसका वाचन करते हैं। तो सस्वर और आदर्श वाचन की जो योग्यता है उसका विकास होता है। विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है कि पाठ में क्या लिखा गया है, कविता में कवि कहना क्या चाहता है, पाठ में जो लेखक क्या बताना चाहता है, तो उसके जो भाव है उसको समझने की और ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इसके अलावा विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जानने लगते हैं, रस अलंकार आदि से परिचित होते हैं। विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास होता है। विद्यार्थी, चाहे हम वाद विवाद की बात करें, चाहे हम परिचर्चा की बात करें, चाहे हम भाषण की बात करें, ठीक है, तो विद्यार्थियों में संवाद की योग्यता का विकास होता है। और इसके अलावा जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें नाटक होता है, तो विद्यार्थी अलग अलग पात्रों का अभिनय करते हैं, उनके जो संवाद है, ठीक है, उनके जो डायलॉग है उसको बोलते हैं। तो विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का इस तरह से विकास होता है। विद्यार्थी अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने योग्य बनते हैं।
विद्यार्थियों में निबंध, पत्र, अनुच्छेद, संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा हो जाती है माध्यमिक स्तर पर आते आते। अब अगर हम उद्देश्य की बात करें कि माध्यमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास करना, ताकि विद्यार्थी भाषा को अच्छे से समझें, भाषा में रुचि लें, इसको सीखें। भाषा के जो अलग तत्व हैं, चाहे हम शब्द की बात करें, हम वाक्य की बात करें, हम व्याकरण की बात करें, तो भाषा के जो अलग अलग तत्व हैं उसको रुचिपूर्ण तरीके से सीखें, समझें। तो विद्यार्थियों की भाषा के प्रति सौंदर्य भावना का विकास करना, उसको विकसित करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में अभिनय और संवाद की योग्यता का विकास करना, विद्यार्थियों में निबंध, पत्र, अनुच्छेद, संवाद आदि लिखने की कला में निपुणता पैदा करना, विद्यार्थियों को अपने विचारों को सही और स्पष्ट रूप से बोलकर, लिखकर अभिव्यक्त करने योग्य बनाना, ये सब माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने की क्षमता का और अधिक विकास करना, सस्वर और आदर्श वाचन की योग्यता का विकास करना, व्याकरण के नियम, रस, अलंकार आदि से परिचित कराना बच्चों को, विद्यार्थियों में पाठ के रस भाव को समझने और ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, और विद्यार्थियों में स्वाध्याय और मौन वाचन की आदत का विकास करना। तो ये सब माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में। तो कौन कौन सी विधियां हैं जो माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं? प्रश्नोत्तर विधि है, ठीक है, व्याख्यान विधि है, परिचर्चा विधि है, वाद विवाद विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। तो देखिए, प्रश्नोत्तर में कक्षा में क्या है कि जब शिक्षक हिंदी भाषा को पढ़ा रहा है तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों ने कितना सीखा, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकता है, विद्यार्थी उसका उत्तर देंगे, और कक्षा में विद्यार्थी भी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक उसका उत्तर देता है। इसके अलावा व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक क्या करता है, अध्याय में अलग अलग जो बिंदु होते हैं, व्याख्यान द्वारा उसको विद्यार्थियों के सामने उसको प्रस्तुत करता है, बताता है, सिखाता है। परिचर्चा में कक्षा में विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच में किसी विषय पर एक संवाद होता है, ठीक है, और जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। वाद विवाद में क्या होता है कि शिक्षक कक्षा को दो समूह में बांट देता है, किसी भी विषय पर दो समूह में बांट देता है। एक समूह को उसके पक्ष के बारे में बोलना होता है, एक को उसके विपक्ष के बारे में। इसके अलावा भाषा संसर्ग विधि की बात करें तो भाषा संसर्ग विधि क्या है? भाषा संसर्ग विधि में ये कहा जाता है कि बच्चों को भाषा के जो व्याकरण है, व्याकरण को अलग से ना पढ़ाकर, उसके लिए अलग से कक्षा का प्रबंध ना करके, जब अध्यापक बच्चों को गद्य या पद्य पढ़ा रहा होता है तो उसी में जो अध्याय में जो शब्द आ रहे हैं उसी के द्वारा जो अध्यापक है बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दे सकता है। व्याकरण में चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, अलंकार, इनका ज्ञान अध्याय के साथ ही साथ दे सकता है। उसके लिए अलग से बच्चों को व्याकरण पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अलग से व्याकरण के नियमों में बांधने की जरूरत नहीं है। तो भाषा संसर्ग मतलब है कि पाठ्य वस्तु के साथ साथ ही व्याकरण का ज्ञान देना। इसके अलावा आगमन विधि, तो देखिए आगमन और निगमन में हमेशा जो बच्चे हैं संशय में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं। तो आगमन का मतलब होता है पहले बच्चों को अध्याय से संबंधित, जैसे आगमन निगमन की बात करें तो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां होती हैं। तो माध्यमिक स्तर पे देखें, प्राथमिक स्तर पे देखें तो आगमन विधि को एक उत्तम विधि माना जाता है। इस स्तर पर आगमन का मतलब है पहले बच्चों को जो भी विषय वस्तु है उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए जाए, ठीक है, और धीरे धीरे जब बच्चों को विषय वस्तु समझ में आने लगे तो फिर उसका नियम या परिभाषा बताई जाए। मान लो आप बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो संज्ञा के बारे में, तो पहले आपको संज्ञा की परिभाषा ना देकर पहले आप अलग अलग जगहों के नाम ब्लैक बोर्ड पे, श्याम पट्ट पे लिखो, लोगों के नाम लिखो, ठीक है, भाव, जिन शब्दों से भावों का पता चलता है उन शब्दों को लिखो, ठीक है, और फिर बच्चों से उन शब्दों के बारे में पूछो कि बताओ ये जो अलग अलग जगह हैं इन शब्दों से क्या पता चलता है, जगहों का नाम, इन शब्दों से क्या पता चलता है, व्यक्तियों का नाम, ये शब्द भावों का बोध कराते हैं। तो जब आपने उदाहरण दे दिया उसके बाद फिर आप
परिभाषा पे आओ कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से आगमन विधि में पहले आप उदाहरण देंगे, उसके बाद आप नियम बताएंगे, ठीक है। सो अध्याय विधि मतलब यहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जाता है, बच्चा खुद से अध्याय करे, खुद से चीजों को जाने, खुद से चीजों को सीखे। अभिनय या नाटक मंचन विधि, तो इसके माध्यम से किसी भी विषय वस्तु को, हिंदी की हम बात करें तो कोई भी अध्याय को नाटक के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है, या उसके जो पात्र होते हैं उसका जो अभिनय बच्चे द्वारा कक्षा में सबके सामने किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, तो नाम से पता चल रहा, तो इस विधि का मतलब है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अध्याय का ज्ञान बच्चों को देना। तो ये सब क्या हो गई, माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की विधियां हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर भाषा के मूल्यांकन की विधियां। तो किस तरह से हम माध्यमिक स्तर पर पता लगाएं कि बच्चों को भाषा का कितना ज्ञान हुआ है। तो उसके लिए परीक्षण हो सकता है, बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है, चाहे मौखिक की बात करें चाहे लिखित की बात करें, ठीक है। तो बच्चों की परीक्षाएं ली जा सकती हैं। इसके अलावा निरीक्षण कक्षा में, चाहे बच्चे बोलते हैं, आप बच्चों से प्रश्नोत्तर करते हैं, बच्चे बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो इसके माध्यम से भी, निरीक्षण के माध्यम से भी आप पता कर सकते हो कि बच्चों का भाषा का कितना ज्ञान है, उनको कितना आया है। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब है मौखिक, आप बच्चों के सामने जाकर आप उनसे सीधा प्रश्नोत्तर आप कर सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से आप जो बच्चों के भाषाई ज्ञान है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। प्रश्नावली, आप एक पेपर पर आप कुछ प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं और उनका उत्तर बच्चों को देना होगा। तो प्रश्नावली के माध्यम से भी बच्चों को भाषा का कितना ज्ञान है, उनके मतलब बच्चों को कितना ज्ञान है, उनके उनका जो लेखनी है वो किस तरह की है, उनका लेखन कौशल किस तरह का है। तो प्रश्नावली के माध्यम से भी बच्चों की जो भाषाई जो कौशल है, उनकी जो भाषाई सीख है उसका पता लगाया जा सकता है। जांच सूचियां, तो जांच सूची क्या होती है, ज्यादातर इसमें क्या होता है कि हाँ ना में उत्तर बच्चों को देना होता है। तो जांच सूचियों के माध्यम से भी आप बच्चों की जो भाषा का जो मूल्यांकन है आप कर सकते हैं। मापनी, तो मापनी क्या होता है, रेटिंग स्केल जिसको हम कहते हैं। और जांच सूची चेकलिस्ट, तो मापनी में क्या होता है कि 1 से लेकर 5 या एक से लेकर 10 तक अंक होते हैं, और भाषाई ज्ञान के आधार पर बच्चों को आप उसमें अंक दे सकते हैं। अगर बच्चा बहुत अच्छा करता है तो आप उसको 9 अंक, 10 अंक, और ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता तो 1, 2, 3, 4, जैसा बच्चे का भाषा ज्ञान है, जैसा समझ, उसके आधार पर आप मापनी के द्वारा बच्चों को अंक दे सकते हैं। अभिलेख, अभिलेख का मतलब है कि बच्चों ने जब बच्चे ने विद्यालय में मान लो दाखिला लिया तब से लेकर, और मान लो बच्चा कक्षा 10 में आ गया और कक्षा 6 में बच्चे ने दाखिला लिया था, तो कक्षा 6 से लेकर 10 तक बच्चों का जो रिकॉर्ड है एक तरीके का, ठीक है। हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे का हिंदी भाषा में कक्षा 6 में कितना अंक आया, 7 में कितना अंक आया, 8 में कितना अंक आया, 9 में कितना अंक आया। तो अभिलेख के माध्यम से बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उनकी जो उपलब्धि है भाषा में, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से देखते हैं माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन की विधियां क्या हो गई, परीक्षण, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, मापनी और अभिलेख। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि माध्यमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण है उसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, उसके मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।